आज के मुख्य समाचार। मुंबई में धमाका करने की कॉल ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां परेशान। ठाकरे परिवार के पास आया से अधिक संपत्ति की जांच ईडी और सीबीआई से करने की मांग। गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए का केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स प्लांट में आग लगने से 3 मजदूरों की मौत। मुंबई में धमाकों को लेकर हेल्पलाइन नंबर 112 पर एक अनजान शख्स ने कॉल की है। पुलिस कॉल करने वाले के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। त्योहार के दिनों में महाराष्ट्र की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मुंबई में धमाकों की कॉल ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर रखा है। ताज़ा घटनाक्रम में मुंबई में 3 जगह धामने होने की कॉल से प्रशासन की नींद उड़ गई है। कॉल करने वाले शख्स ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर इसकी जानकारी पुलिस को दी है। कॉल करने वाले के बारे में अभी तक पुलिस कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकी है। सूत्रों ने बताया कि मुंबई में 3 जगह बम धमाके होने वाले हैं। ये फोन कॉल हेल्पलाइन नंबर 112 पर आई थी। कॉल करने वाले शख्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। कॉलर ने दावा किया कि मुंबई के इन्फिनिटी मॉल, अंधेरी, पीवीआर मॉल, जुहू और सहारा होटल में बम धमाके होने वाले हैं, जिसके बाद जुहू, अंबोली और बांगूर नगर पुलिस स्टेशन की टीम और सीआईएसएफ और बीडीडीएस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घंटों तक उन जगह पर जांच की, लेकिन किसी भी तरह का एक्सप्लोसिव या संदिग्ध चीज पुलिस को नहीं मिली। सूत्रों ने बताया कि यह फोन कॉल बीती रात के तकरीबन से 10 बजे आया था। मुंबई पुलिस कॉलर की पहचान कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इससे पहले बीते माह भी मुंबई में बम धमाकों की धमकी भरे कॉल ने प्रशासन को हैरान कर दिया था। पुलिस ने बताया था कि सांताक्रूज इलाके के कई लोगों को फोन कर धमाकों के बारे में कहा गया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से एक खबर मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और उनके दोनों बेटों आदित्य और तेजस के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ठाकरे परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की गई है। इस मामले पर आज यानी बुधवार को सुनवाई होनी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका गौरी और अभय भिड़े द्वारा दायर की गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो गौरी के परिजनों ने उद्धव ठाकरे के पिता और शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के एक साप्ताहिक अखबार को संक्षिप्त में प्रकाशित किया था। बताया जाता है कि गौरी और उनका परिवार "ना खाऊंगा ना खाने दूंगा" शब्द से प्रेरित है। जस्टिस संजय गंगापुरवाला और जस्टिस आर्यन लड्ढा की अदालत में यह याचिका दायर की गई है। याचिका में गौरी और अभय भिड़े ने ठाकरे परिवार पर आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से पैसे की उगाही की है। इसके अलावा उन्होंने सिडको ट्रस्ट प्रबोधन प्रकाशक के मालिक को दी गई जमीन को लेकर भी आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ट्रस्ट की हिस्सेदारी को लेकर यह जमीन उद्धव ठाकरे ने अपने नाम करा लिया है। इस याचिका को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई की जानी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी उद्धव ठाकरे सरकार के निशाने पर है। बीते सप्ताह शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने आ गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने चिन्ह को लेकर फिलहाल रोक लगा दी है। इधर महाराष्ट्र में उपचुनाव होने हैं, जिसमें दोनों गुटों को शिवसेना का पार्टी सिंबल का इस्तेमाल नहीं करने पर रोक लगा दी गई है। आयोग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को अलग अलग सिंबल का चयन करना होगा। इसके बाद निर्धारित समय पर चुनाव आयोग को इसकी सूचना देनी होगी। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए का केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल ने 2009-22 के दौरान कानून के कथित दुरुपयोग पर यूएपीए क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट एंड स्टेट टेरर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की और साथ ही यूएपीए कानून को निरस्त करने की मांग भी की है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की रिपोर्ट कहती है कि राज्य पुलिस से जांच को स्थानांतरित करने के लिए केंद्र द्वारा सू मोटो पावर भारत के संघवाद के लिए गंभीर खतरा है। 2015-2020 के दौरान राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर
अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के मामलों में 49.67% की तुलना में यूएपीए के तहत प्रति मामले की सजा दर 27.57% थी। आईपीसी मामलों में 22.19% के मुकाबले प्रति गिरफ्तारी सजा दर सिर्फ 2.8% थी। जांच अवधि के दौरान 5,924 मामले दर्ज किए गए और 8,371 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दर्ज किए गए कुल मामलों के आधार पर मणिपुर में 1,965 मामले शीर्ष पर रहे। इसके बाद जम्मू और कश्मीर 1,163, असम 923, झारखंड 501 और उत्तर प्रदेश 385 मामले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएपीए के दुरुपयोग के केंद्र में जमानत और दोषसिद्धि दर का मुद्दा था। बरी किए गए या दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या के एनसीआरबी के आंकड़ों पर विचार करने में समस्या यह है कि वे शायद पिछले वर्षों में दर्ज किए गए यूएपीए मामलों का उल्लेख करते हैं, न कि केवल संबंधित वर्षों में दर्ज किए गए मामलों के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि विशेष अदालत के समक्ष आपराधिक मुकदमे के अंत में ही दोषमुक्ति और दोषसिद्धि होती है। 2018 में 1,421 गिरफ्तारियां की गईं और 232 16.32% को जमानत मिली, जबकि अगले वर्ष 1,948 को गिरफ्तार किया गया और 625 32.08% को जमानत दी गई और 2020 में कुल 1,321 गिरफ्तारियां की गईं और 223 16.88% को जमानत मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी निया ने इस साल 12 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर 456 मामले सूचीबद्ध किया था, जिनमें से 78% यूएपीए के आरोपों से जुड़े थे। रिपोर्ट ने यूपीए और एनडीए काल में निया के मुकदमों की जांच की। जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी, 2009 से मई 2014 69 यूएपीए मामले दर्ज किए गए, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले युग मई 2014 से जारी 288 यूएपीए मामले दर्ज किए गए थे। यूपीए शासन के दौरान प्रति वर्ष मामलों की औसत संख्या 13 थी, जबकि एनडीए शासन के दौरान यह 34 थी। कुल मिलाकर अब तक सबसे अधिक मामले दिल्ली 45 में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर 42, पंजाब 29, केरल 27, असम 26, झारखंड 22, बिहार 18 हैं। मणिपुर 18, महाराष्ट्र 16, पश्चिम बंगाल 15, उत्तर प्रदेश 14, कर्नाटक 13, तमिलनाडु 13, आंध्र प्रदेश 12 और नागालैंड 7। रिपोर्ट में कहा गया है कि धारा 18 साजिश के लिए सजा आदि के आरोप से जुड़े 238 मामलों में से 64% मामलों 152 मामलों में कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल ने कहा कि राज्य पुलिस से जांच स्थानांतरित करने के लिए एनआईए की सू मोटो पावर केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत के संघवाद के लिए गंभीर खतरा है। निया की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी द्वारा संभाले गए सभी यूएपीए मामलों में से 41% को स्वप्रेरणा से पंजीकृत किया गया था, जबकि 88% मामलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 316 मामले राज्य की जांच एजेंसियों से निया को स्थानांतरित किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है, यह एक विचारणीय सवाल है कि क्या राज्य सरकारों से सलाह ली गई और क्या वे इन तबादलों के लिए राजी हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के दुर्व्यवहार के शिकार मुस्लिम अल्पसंख्यक, दलित, बहुजन, आदिवासी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, शिक्षाविद, मानवाधिकार रक्षक और छात्र न केवल उन लोगों द्वारा अनुभव की गई मानवीय, भावनात्मक, वित्तीय पीड़ा की विशालता को प्रकट करते हैं, बल्कि उनके परिवारों द्वारा भी अनुभव किया जाता है कि उनके परिवार के सदस्य को झूठे मामले में फंसाया गया। रिपोर्ट में एनआईए अधिनियम को निरस्त करने और एजेंसी को भंग करने की भी मांग की गई। सभी राजनीतिक बंदियों की जमानत पर तत्काल रिहाई, सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जिन्होंने हाशिए के समुदायों, पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों, शिक्षाविदों, छात्रों और अन्य के खिलाफ जानबूझकर झूठे और मनगढ़ंत मामले शुरू किए हैं और गलत तरीके से आरोपी बनाए गए, साथ ही अदालतों द्वारा रिहा किए गए लोगों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु कार्रवाई मांग की गई है। मुंबई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स प्लांट में आग लगने से बुधवार 18 अक्टूबर को वहां काम करने वाले 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां के एसी कंप्रेसर में विस्फोट हुआ है। हादसे में 3 श्रमिकों की मौत हो गई है और अन्य मजदूरों के घायल होने की खबर है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, रायगढ़, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट में हुए हादसे में जान गंवाने वालों का समाचार दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति व घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बताया जा रहा है कि अलीबाग थाना क्षेत्र में स्थित आरसीएफ कंपनी के कंट्रोल रूम में आज दोपहर 3 बजे के आसपास एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाने का काम चल रहा था। उसी समय कंप्रेसर में विस्फोट हो गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। प्रबंधन ने जानकारी दी है कि कंपनी के प्लांट में कोई लीकेज नहीं है और प्लांट ठीक से चल रहा है। अधिकारियों की एक टीम घटना स्थल पर पहुंची और आगे की कार्रवाई को पूरा किया गया। फिलहाल वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।